नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। नगरोटा में आर्मी के मुख्यालय पर हमले के बाद सेना के सामने, इस देश के सामने एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि क्या जो आतंकवादी हैं वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं। जिस तरह से लगातार सेना को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में, क्या जो सीमा पार आतंकवादियों के आका बैठे हैं, क्या उनकी भी रणनीति बदल रही है? और अगर बदल रही है तो क्या हम उसे भांप पा रहे हैं? क्या अपनी रणनीति में हम भी बदलाव कर पा रहे हैं? हमारी सेना किस तरह से तैयार है? इसी पे आज बातचीत करेंगे। आमने सामने क्या क्या सवाल इस पूरे मसले से सामने आते हैं, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी कुछ तथ्य ग्राफिक्स के जरिए। आइए नजर डालते हैं इन ग्राफिक्स पे। तो यह है कि पिछले एक साल में सैन्य बलों पर तीसरा बड़ा फिदायिन हमला इसे कहा जा रहा है। मंगलवार को नगरोटा में आर्मी के 16वीं कोर के तोपखाने पर हमला हुआ और जहां 7 वीर शहीद हुए, जिसमें से 2 अधिकारी भी शामिल थे। और इससे पहले सितंबर में उरी के ब्रिगेड मुख्यालय, वहां पे हमला हुआ था। उसके बाद काफी सेना ने कोशिश की, तो वहां भी 19 वीर जवान शहीद हुए थे। जनवरी में इससे पहले पठानकोट एयरबेस पर भी हमला हुआ था। तो एक साल में 3 बड़े फिदायिन हमले कहे जा रहे हैं। पठानकोट में भी 7 वीर शहीद हुए थे हमारे। सवाल यह कि क्या बदल रही है पाक समर्थित आतंकवादियों की रणनीति, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आम लोगों के साथ अब सेना भी है सीधा निशाना? क्या ये एक बड़ा सवाल है। और कश्मीर में कम से कम कहा जा रहा है 3 आतंकी संगठन सक्रिय हैं कम से कम। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने हालात बदले हैं, क्या परिस्थितियां बदली हैं और सीमा पर तनाव के क्या मायने हैं, क्या घुसपैठ तेजी से हो रही है, उसका भी क्या ये एक परिणाम है। क्या स्थानीय समर्थन के सूत्र भी हैं? क्या इस तरह के हमले बिना स्थानीय समर्थन के हो सकते हैं? क्या आतंकी संगठनों पर दबाव बढ़ा है, खासकर जिस तरह से सेना जवाब दे रही है? क्या पाक सेना पर भी दबाव बढ़ा है? क्या उसे भी कुछ साबित करने की जरूरत है? उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो नगरोटा में जो 16वीं कोर पे सेना के मुख्यालय पे हमला हुआ उसके बाद उठ रहे हैं। और इस पे बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जो पूर्व डीजीएमओ हैं। हमारे साथ हैं RSN सिंह साहब, जो रॉ के पूर्व अधिकारी हैं और इसके अलावा रणनीतिक मामलों के जानकार भी हैं। और शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पिछले एक साल में बड़े फिदायिन हमले देखे हैं, सेना के हाई वैल्यूड इंस्टॉलेशन पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, क्या रणनीति बदली है, खासकर सेना को निशाना बनाने के मामले में? और सिर्फ सेना को निशाना बनाने के मामले में नहीं, जो उनके मुख्यालय हैं, जो शिविर हैं, उसके मामले में। जहां तक रणनीति का सवाल है, रणनीति तो वही है पाकिस्तान आर्मी की। जो पाकिस्तान आर्मी है वो ड्राइव करती है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी। रणनीति ये है कि इंडिया में आतंकवाद फैलाएं। प्रॉक्सी वॉर चल रही है, पिछले 26 साल से चल रही है, 26 साल प्लस हो गए हैं। और अगर आप अटैक्स देखें, इस साल के देखें, जो पठानकोट अटैक हुआ था और उसके बाद उससे पहले जो अटैक एस्टैब्लिश पैटर्न पर है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और 25 दिसंबर को लाहौर गए थे और 2 जनवरी को पठानकोट अटैक हुआ था। उससे पहले अगर आप देखें तो उफा में 15 जुलाई को दोनों प्रधानमंत्री मिले थे और 24 जुलाई को गुरदासपुर में अटैक हुआ था। ठीक है। अभी ये अटैक नगरोटा का देखिए आप। लेकिन जिस तरह से, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हमने उड़ी में देखा ब्रिगेड मुख्यालय, वहां पे हमला हुआ, यहां पे भी 16वीं कोर का मुख्यालय, वहां पे हमला हुआ। हालांकि इससे पहले हमने देखा हंदवाड़ा में पुलिस पोस्ट पे हमले हुए थे। तो क्या इस जो हाई वैल्यूड इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे पठानकोट में हमला हुआ था, क्या ये तस्वीर को अलग बनाती है? क्या उनकी रणनीति को अलग नहीं बनाती है? या जिस तरह से पैटर्न चल रहा आप कह रहे हैं उसी को एक तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, पहले सांबा में भी जो हमला हुआ था वो भी यूनिट के ऑफिसर्स में हुआ था। ठीक है। उससे पहले आप कालू चक का देखेंगे, सबसे बड़ा हमला था। बिल्कुल। वो भी जो आर्मी की बस पे हुआ था, फैमिलीज पे हुआ था, बच्चों पे हुआ था। तो वो जो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, उस पर अटैक। लेकिन सेना का मुख्यालय तो सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा है, जो यूनिट्स हैं जो डिप्लॉयड हैं,
वो वहां पर हैं और अपना उनको सामने से उनको टारगेट मिल जाते। फिदाइन अटैक है, फिदाइन अटैक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप J&K में देखें तो जिसको देखें वो अपना कम्बैट ड्रेस लेके हथियार लेके चल रहा है। फौज के अलावा पुलिस है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जिसको देखें कम्बैट ड्रेस लेके चलता है। तो जब तक आप पे फायर नहीं आता, जब तक आप घायल नहीं आते, आपको पता लगता है हमला हुआ है। ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं और मेन चीज जो है ये जो नगरोटा का अटैक हुआ है, अभी आप देखिए उसका 29 नवंबर को हुआ है, जब वहां चीफ बदली हो रहे थे पाकिस्तान आर्मी के। तो जो जैश ने या पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है ISI ने, उन्होंने संकेत दिए हैं कुछ। एक संकेत उन्होंने दिया है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आतंकवाद चलता रहेगा। दूसरा संकेत है पाकिस्तान आर्मी को कि चीफ बदली हुआ, कुछ भी बदली नहीं हुआ। तीसरा संकेत उन्होंने इंडिया को दिया है कि चीफ बदली हो जाएगा, हम रणनीति वही रहेगी। और चौथा संकेत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 दिसंबर को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उनके पॉलिटिकल डायलॉग होगा वहां पर होना। एक दिन पहले उनके हाई कमिश्नर ने बोला यहाँ पर कि पॉलिटिकल डायलॉग होगा, बायलैटरल डायलॉग होगा। तो उन्होंने उनको बोला कि ये आतंक फैलाने से जो हाई विजिबिलिटी अटैक करते हैं, जो हाई प्रोफाइल अटैक करते हैं, उससे अपने पॉलिटिकल को बॉसेस को बताते हैं कि आप इंडिया के साथ सिर्फ ये भारत के लिए मैसेज नहीं है, ये पाकिस्तान की जो राजनीतिक जो नेतृत्व है उसको भी संदेश है। RSN सिंह साहब, मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि क्या आपको रणनीति में बदलाव नजर आता है, खासकर पठानकोट, उड़ी और अब नगरोटा के मामले को देखकर? जनरल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। और जिन्होंने उदाहरण दिए, संजवान कैंप में 2003 में हमला हुआ था, उसी इलाके में है जहाँ पे 12 हमारे जवान मारे गए थे। उसके पहले कालू चक का जिक्र किया जी 2002 में। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ उसके बाद की ये घटना है। तो देखिए ये जो पूरी लड़ाई जो पाकिस्तान के द्वारा चल रही है, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक आपका फिजिकल कंपोनेंट है और दूसरा जो है वो आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट है। और देखिए आपको कभी भी उनके टैंक या उनके आर्टिलरी गन या उनकी सेना से आपको आघात नहीं पहुंचा है। ये जितने जिहादी जो है ये आइडियोलॉजी पे ही मतलब ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट किए जा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहे हैं। अब हमसे चूक कहाँ हुई है? फिजिकल लेवल पे बहुत सही है, पहले हम रिएक्टिव थे, बहुत अच्छा हमने इस बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये जारी रहना चाहिए। लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे हमने यार बिल्कुल फेलियर रहा है और उसका कारण हो सकता है राजनीति हो। कोई साहब 30 साल हमने इस चीज पे गंवा दिए कि नहीं ये जिहाद नहीं, असली जिहाद ये नहीं होता है। असली जिहाद वो, एक मिनट, असली जिहाद ये होता है। उसके बाद और समय हमने गंवा दिया कि इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उस पे गंवा दिया हमने। और फिर हमने ये गंवा दिया कि भाई कि सो एंड सो इज द रिलीजन ऑफ। लेकिन अगर पूरे पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बदलाव की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या दबाव बढ़ा है, खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकवादी हैं उन पे भी, उनके आकाओं पे भी क्या दबाव बढ़ा है और उसके बाद कुछ साबित करने कि ये कोशिश है? क्या इसको देखा जा सकता है? इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसके कोई शक की बात नहीं है। और मैं डेली बेसिस पे मॉनिटर करता हूँ, बहुत कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में, बहुत कुछ हो रहा है। उनको भी बहुत पनिशमेंट दिया जा रहा है। लेकिन आपने उसके साथ एक और सवाल आपने पूछा था कि फौज सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक एग्रेसिव पोस्चर ले सकती है। लेकिन आपने कहा, एक सवाल पूछा था शुरू में कि क्या यहाँ पर तो लोग नहीं मदद कर रहे हैं। तो साहब देखिए, ये फॉर्मर DGMO साहब हैं और एक प्रोफेशनल सोल्जर रह चुके हैं। जब हमारे यहाँ कोई रेड होता है आर्मी में, तो आप एक क्या करते हो, आप अंदर में जाके एक फॉर्म बेस बनाते हो या पेट्रोल बेस बनाते हो, तो उसके बाद आप ऑपरेशंस करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने बिल्कुल कश्मीर घाटी को आपने फॉर्म बेस बना के दे दिया है। उस फॉर्म बेस को छेड़ने का किसी की हिम्मत नहीं है। और उस फॉर्म बेस में पहले तो कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, फॉर्म बेस और कंसोलिडेट नहीं, ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल ये होता रहेगा। ये अहम बात है कि जिस तरह से उनके पास जो पुलिस की वर्दी थी, वो कहां से उपलब्ध हुई, वो स्थानीय पुलिस की वर्दी थी और तमाम इस तरह के सवाल। ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बिना
लॉजिस्टिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बिना ये हमले कभी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और निकल कर आ रही है, और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब आपसे जानना चाहूंगा। ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से जो पैटर्न है वो ये बताता है कि सीमा के अंदर घुसे और तुरंत हमला कर दिया। एक इसकी कहानी एक ये बताई जाती है, यानी उसमें वो आराम नहीं कर रहे, उसमें कोई उसमें किसी तरह की तैयारी नहीं, वो तैयार होके आ रहे हैं और सीधा हमला कर दे रहे हैं। एक दूसरा जो जिस तरह से RSN सिंह साहब भी कह रहे हैं कि एक तो ये कि वो यहाँ आके कुछ समय बिता के पूरी तैयारी और तमाम तैयारियों के बाद हमला कर रहे हैं। इन दोनों जो लाइन है, जो इसमें आप किसको सही मानते, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, दोनों चीज ही है वहां पर। कई अटैक्स ऐसे हैं, जैसे नगरोटा का है, वो टनल बना के आए थे, घुसपैठ की उन्होंने और जाके अटैक किया। वैसे ही ये बमियाल से आए थे, पठानकोट पर अटैक किया। तो ये तो है, लेकिन आप ये देखिए कितने अटैक इनके नासफल हुए हैं, टेररिस्ट अटैक, वो भी देखिए आप। कुपवाड़ा में हुआ, बारामूला में हुआ, कुलगाम में हुआ। तो ये नहीं कि हर जगह इनको सफलता मिली है, कई जगह सफलता नहीं मिली है, बहुत जगह सफलता नहीं मिली है। तो जो तो अटैक हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो तो खबर बनती नहीं है। तो वो भी देखना पड़ेगा हमको कि इस साल में कितने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए, उसमें कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अभी आप ये देखिए, दिसंबर का महीना शुरू हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों पैटर्न है, यानी कि वो सीधे सीमा पार से आके सीधे अटैक कर रहे हैं, और ये भी पैटर्न है कि जो दूसरा जो पहले से रहा है कि यहाँ आकर पहले उन्होंने तैयारी की और छानबीन की, उसके बाद वो अटैक किया। जी, RSN सिंह। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि जो टनल से लोग आए वो इसी अटैक में शामिल थे या फिर वो जाके अपने वो मर्ज कर गए जाके कहीं घाटी। क्योंकि ये कहानी ये भी है कि इसमें से एक कोई उड़ी हमले में भी शामिल, इस तरह की भी बात है। लेकिन जो जनरल साहब ने कहा, मैं भी इस बात पर इसरार करना चाहूंगा कि ये तमाम लोग ये फेलियर हियर फेलियर देयर, साहब कहीं फेलियर नहीं हुई है। एक हमला हुआ, आप कोई ऐसा हमला बता दो जहां पे जो ये फिदाइन है जो वो मारे नहीं गए हों। अब आप ये जब लड़ाई चल रही है तो कैजुअलिटी इस साइड होती है, वो सुसाइड बॉम्बर है। और इन्होंने शुरू में सही फरमाया कि एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो इनिशियल स्टेजेस में कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज ले ही लेगा। जी, बिल्कुल, तो लेकिन ये कहना हमने कभी भी इनको एस्केप नहीं करने दिया, सबको न्यूट्रलाइज किया गया है। ठीक है, तो उस नजरिए से हमको हमेशा सक्सेस मिला है। बिल्कुल। इसलिए ये दिस फेलियर हियर फेलियर देयर, वो बात बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस तरह से बात नहीं है, विनोद भाटिया साहब कह भी रहे हैं कि वो खबरें सुर्खियां शायद उतना नहीं बनती जब सेना सफलता प्राप्त करती है और जिन ऑपरेशन या आतंकी कोशिशों को नाकाम किया जाता है। लेकिन सवाल यही कि क्या रणनीति बदल रही है, और सवाल यह भी है कि क्या उसके हिसाब से हमारी तैयारी कितनी। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games, and who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology, but no Facebook. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना, एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप, बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल।
हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। 5 महासागरों में तैरने वाली ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत आमने सामने में। और हमारे सामने सवाल यही है कि जो नगरोटा में सेना के मुख्यालय पे हमला हुआ है और उसके पहले भी हमने उड़ी में और उसके पहले पठानकोट में हमला देखा। सवाल यही कि क्या आतंकियों की और उनके आकाओं की रणनीति बदल रही है, और इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त विनोद भाटिया, पूर्व डीजीएमओ, RSN सिंह साहब जो रॉ के पूर्व अधिकारी और रणनीतिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद भाटिया साहब, एक बात ये कही जा रही है कि जिस तरह से हमने देखा था पंपोर में जो हमला हुआ था उसमें सेना ने जिस तरह से पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया उसमें कोई नुकसान सेना को नहीं हुआ। उसके पहले हंदवाड़ा में भी पुलिस पोस्ट पे हमला हुआ था, उस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया उसमें भी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और उसके रक्षा मंत्री उन्होंने बयान भी दिया था कि जरूरत यह है कि गैर जरूरी खतरा न उठाया जाए, चौकन्ना रहा जाए। क्या ये सेना अपनी रणनीति को लेकर इन पूरे मामले को लेकर कुछ बदलाव की तरफ इशारा कर रही थी? और जब इस तरह के मामले हो जाते हैं तो हम कैसे इनमें सामंजस्य देख सकते हैं, कैसे इसमें कोई हम एक धारा ढूंढ सकते हैं? देखिए, जैसे जब भी एक आतंकवादी हमला होता है उसके बाद हम पूरा उसको स्टडी करते हैं, केस स्टडी होती है उसकी, और उससे जो हमें लेसन्स मिलते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं कि नहीं होता, ये होता है। अभी पैम्पोर में देखिए, वहां पर हमें नुकसान हुआ, 2 ऑफिसर्स थे मेरी रेजिमेंट के थे वो जो शहीद हुए, लेकिन हमने उसमें बाकी को नुकसान नहीं होने दिया। ये सिर्फ इंडियन आर्मी में होता है, बाकी जगह तो बाकी देशों में टैंक इस्तेमाल करेंगे, हेवी आर्टिलरी इस्तेमाल करेंगे, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी उसको नीचे ले आते वो। लेकिन हमने सबसे पहले पैम्पोर में जो सिविलियंस थे वहां पर हमारे जो लोग थे उनको बाहर निकाला सेफली। उनको बाहर निकालने के बाद हमने आतंकियों को मारा, लेकिन ना हमने जान का नुकसान होने दिया और ना हमने वहां पर किसी को हानि आने दी। तो ये देखिए उसको। वैसे बाकी जगह भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ड्रिल्स रही हैं हमारी, बहुत अच्छा हमने काउंटर अटैक दिया है। और जैसे आर सिंह साहब ने बोला, कहीं भी हमने आतंकवादी को छूट के जाने नहीं दिया। जब भी हमारे हमला हुआ है उसको हमने न्यूट्रलाइज किया है और पूरी सफलता प्राप्त की है। कहीं की जगह पर हमने कीमत जरूर चुकाई है और कहीं पे ज्यादा चुकाई है, और फिदाइन अटैक में होगा, क्योंकि शुरू का जो हमला होता है उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हम उड़ी ब्रिगेड मुख्यालय पे हमले से और अब बात अगर हम करें जो नगरोटा में हमला हुआ है, तो क्या जो लेसन्स थे, क्या जो चीजें थी जो वहां से यहां तक हम सीख पाए हैं, किस पे काम हो पाया है? क्योंकि एक मोटा सवाल यही होता है कि वहां पे भी ब्रिगेड मुख्यालय था, यहां पे भी 16वीं कोर का मुख्यालय था। ये जो अटैक अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये आरटी रेजिमेंट पर हुआ है।
तो सोलापुर के मुख्यालय पे नहीं हुआ, उनके साथ है, 3 किलोमीटर दूर है वहां से। तो रोड पर यूनिट है, तो यूनिट पर किया गया उन्होंने। और वहां पर ये नहीं कि उन्होंने अच्छा रिएक्शन दिया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऑफ द मेस चुना है, जहां पर फैमिली भी थे, उनको नुकसान नहीं होने दिया। और इनिशियली जो सेंट्री को उन्होंने पूरे एक्सप्लोर करके अंदर आए, तो नुकसान हमारा हुआ है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। RSN सिंह साहब, अगर इसी सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहूं कि सेना किस तरह से बदलाव कर रही है, जिस तरह से चुनौतियां बढ़ी हैं, जिस तरह से हम लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या पैटर्न में बदलाव कुछ सेना भी कर रही है कि नुकसान कम से कम हो? इस तरह की कोशिशें हमने पहले भी देखी। नहीं, देखिए, एक तो जो इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होता है, यूनिट के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, वो तब्दीली उसमें होती रहती है। लेकिन सवाल अब ये है कि आप अब जैसे जहाँ पे अटैक हुआ नगरोटा के पास में, या आप NH1 अल्फा ले लें और आप ड्राइव करें NH1 अल्फा में, तो दोनों तरफ आपको केवल फौजी यूनिट्स मिलेंगे। अब सोचने वाली ये बात है कि क्या हम अपने जवानों को हम फ्रंटियर के लिए उनका माइंडसेट हम रखें, या उसको हम एक पुलिस ड्यूटीज पे उनका माइंडसेट रखें। ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है। बिल्कुल, ये बहुत अगर आप ये कहते हैं कि भाई पूरा का पूरा हिंदुस्तान वॉर जोन बन गया, तो आप कहीं फैमिलीज नहीं रह सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और खास करके मान लो आप यही डिक्लेयर कर देते हो कि JNK एक वॉर जोन बन गया है, वहां पर न कोई फौजी परिवार रख सकता है, न ये काफी बुनियादी सवाल है ये। बिल्कुल। तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आप दिल्ली कैंटोनमेंट, आप तो अभी दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, आप जाके कैंटोनमेंट देख लो। इज इट पॉसिबल कि आप पूरे कैंटोनमेंट को सील कर दे? बिल्कुल, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए साहब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आइडियोलॉजी को एड्रेस करो, वन, और दूसरा ये घाटी का आप खत्म करो, ये नौटंकी जो इतने साल से चल रहा है। 370 को खत्म करो, ये लोगों को जाने दो, बाकी लोगों को, और नहीं तो ये यहां से मिलिटेंट्स आज वहां की गलियों में, वहां के जो इलाकों में कोई कितने मिलिटेंट्स है किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब यही बात जब आती है, फिदायन हमलों की बात आती है, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरी तरह संभव नहीं है, तो जब फिदायन हमले हुए हैं तो उसके बाद निश्चित तौर पर तैयारी भी हुई होगी, लेकिन जो बात कही जाती है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है, कम से कम शुरुआती जब जो फिदायन आता है उसको शुरुआती स्तर पे रोकना मुश्किल है, तो निश्चित तौर पे इसके बारे में भी तैयारियां हुई होंगी, हो रही होंगी। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उधर भी फॉलो करता हूं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। जो NATO फोर्सेस और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो ये फिदायन हमले हुए हैं, वो स्केल और मैग्नीट्यूड में कहीं यहाँ से ज्यादा है सर। और उन्होंने वो नहीं फॉइल कर पाए हैं जितनी सक्सेसफुली हम उनको रोक सकें, वो उतने सक्सेसफुली नहीं रोक सके। वहां तो एक ह्यूमन बॉम्ब का भी एंगल होता है। वहां तो ट्रक एक्सप्लोसिव के ले जाके यही पाकिस्तान के ऑर्केस्ट्रेटेड जो फिदायन है वहां पर उन्होंने हमले किए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम शिकार हैं इस जिहादी उसके, तो वो अमेरिकन और NATO फोर्सेस भी हैं। लेकिन खैर उससे हमको कोई ये नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जितने फिदायन हमले हुए हैं, इसमें हमारे जितने भी टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, वो पाकिस्तानी हैं। ये देखिए, ये मत सोचिए कि वो हमारे कश्मीर के लोग हैं, वो नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ पाकिस्तानी आते हैं और ये फिदायन बन के आते हैं और फिदायन अटैक करते हैं। ठीक है, अब हमारा समय भी लगभग खत्म हो रहा है। आखिरी में मैं जानना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आती है, विनोद भाटिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि एक पुलिस का रोल है और एक फ्रंटियर पे सेना जिस तरह से ट्रेनिंग उनकी होती है, क्या इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्या वो एक समस्या है? नहीं, समस्या तो नहीं है, लेकिन मैं भी ये भी कहूंगा पूरी कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं, और एजेंसीज जब बहुत सारी हो जाती हैं तो उसमें देखिए वहां पर यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स है, वो मिलते हैं, वो सब ऑपरेटर्स है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको और एक कमांडर के नीचे डालना चाहिए। अभी पुलिस वाला अपना काम कर रहे हैं, CRPF अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंसीज जो है वो काफी सारी हैं, वो अपना अपना देख रही हैं। तो आपको रोज इंट मिल जाती है कि आज सावधान रहना, आज अटैक होने वाला है। तो जब ये रोज इंट मिलती है तो आदमी सोचता है ये तो रोज की बात है। तो जब इतनी कोशिशों के बाद भी क्या ये सामंजस्य नहीं हो पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा?
नहीं, कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन जो होना चाहिए एक स्ट्रक्चर के नीचे, एक यूनिफाइड कमांड है, नीचे भी यूनिफाइड होनी चाहिए, वो कम है। आरएसएन संघ, इस पे आपकी प्रतिक्रिया है? काफी गंभीर देखिए, सवाल। आप रिएक्टिव मोड में अगर आप रहोगे तो आप कहोगे कि एक बटालियन को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 और बटालियन खड़ी कर दो, फिर उसको प्रोटेक्ट, कोऑर्डिनेशन के मसले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दो और इकोनॉमिकली ब्लीड होते रहो। अरे साहब देखो, ये रिएक्टिव मोड से मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा अच्छा हुआ है। फिजिकल जो कंपोनेंट था, सर्जिकल स्ट्राइक, वो जारी रहनी चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट को आप एड्रेस करो। जो आइडियोलॉजी जिहादी और सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रही है, उस आइडियोलॉजी पे हम ज्यादा अंग्रेजी कम बोलें तो उतना ही अच्छा है। और इस पे जिसको कहते हैं ना कि जो कॉल स्पेड है स्पेड, वो बहुत जरूरी है आज उसको एक्नॉलेज करना। बिल्कुल, क्या है और कि जिहादी सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे पास वक्त आज इतना है। निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल हैं जिसके जवाब हमने ढूंढने की आज कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब और आरएसएन सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आमने सामने में इतना ही। नमस्कार।